नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर के यूट्यूब चैनल वेबफेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, सबको पता है कि अभी कोरोना महामारी के चलते स्कूलें कॉलेजें सब बंद है, इसलिए ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रखी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और मैं ओम प्रकाश जानदू आज आपको भूगोल की कक्षा लूँगा 12th की और अध्याय फर्स्ट शुरू करेंगे। तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। कोरोना महामारी अभी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसलिए जहाँ तक हो सके घरों से बाहर ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपनों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके जितनी हो सके उतनी आप सावधानी बरतिए, क्योंकि इस बीमारी का सावधानी से बड़ा कोई यंत्र नहीं है। जितना आप सावधान रहोगे उतने ही आप सुरक्षित रहोगे और जितनी आप लापरवाही करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि अभी ये महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज आपको पता है, आज कोरोना में मतलब जो लॉकडाउन है वो 4 की शुरुआत हो गई है। कई क्षेत्रों में छूट भी मिली है, कई क्षेत्रों पर पाबंदी भी लगाई गई है। तो आप बिना फालतू या बिना वजह या बिना कोई काम के बाहर ना निकले। शुरू करते हैं क्लास। भूगोल, सबसे पहली बात ये आती है, भूगोल है क्या? भूगोल है क्या और इस भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं? इसका हमारे जीवन में या हमारी पृथ्वी के बारे में या इसके बारे में क्या फायदे हैं भूगोल के? तो पहले देखो, ज्योग्राफी। भूगोल है ना, वो एक ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। भूगोल ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा है, ये यूनान की है। ग्रीक भाषा कहाँ की है? यूनान की। तो ये कौन सी भाषा हो गई? यूनानी भाषा हो गई। जैसे आपको कोई पूछे कि मारवाड़ी कहाँ की भाषा है, तो मारवाड़ी राजस्थान की है। तो भारत की है तो भारतीय भाषा हो गई। वैसे पंजाबी है, वो पंजाबी भारत की है तो भारतीय भाषा हो गई। मराठी भारत की है तो भारतीय भाषा हो गई। वैसे ये ग्रीक भाषा है, ये यूनान की है। ग्रीक भाषा यूनान की है तो ये यूनानी भाषा हो गई। कौन सी भाषा हो गई? यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा से बना और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों के मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से? 2 शब्दों के मेल से। 2 शब्दों के मेल से बना है। बना है। अब वो 2 शब्द कौन कौन से वो देखिए। वो 2 शब्द कौन कौन से है वो देखिए। एक तो है जियो, एक तो है जियो, एक है ग्राफोज। एक कौन सा है? ग्राफोज। ग्राफोज, ग्राफोज बोल दो, ग्राफियन बोल दो या ग्राफी बोल दो, एक ही बात है। जियो एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द है चाहे ग्राफोज बोल दो, ग्राफी बोल दो या मान लो ग्राफियन बोल दो, एक ही बात है। जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफोज का अर्थ क्या है? वर्णन करना। ग्राफोज का अर्थ क्या है? वर्णन करना। आगे बात सुने तो भूगोल है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो का अर्थ पृथ्वी है, ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफोज का अर्थ क्या है? वर्णन करना। अब आप देखिए, इन दोनों शब्दों से यानी इन दोनों शब्दों से क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। इन दोनों शब्दों से क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। इन दोनों शब्दों से क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। इन दोनों शब्दों से ज्योग्राफी शब्द बना है। अब आप देखिए कैसे बना, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे मेघालय राज्य है, जैसे भारत का राज्य है जिसका नाम है मेघालय, तो मेघालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना, मेघ धन आलय। मेघ धन आलय। तो अब जैसे मेघालय 2 शब्दों के मेल से बना, मेघ धन आलय, तो इसमें आ तो साइलेंट रह रहा है ना, आ इसमें साइलेंट है ना, तो इन दोनों के मेल से मेघालय बना है। वैसे ही
इन दोनों के मेल से, इनमें से चाहे कोई मान लो, इन दोनों के मेल से ज्योग्राफी बना है। इन दोनों के मेल से क्या बना है? ज्योग्राफी। अब आपसे कोई पूछ ले ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस, चाहे ग्राफोस बोल दो, ग्राफियन बोल दो या ग्राफी बोल दो। जियो का अर्थ पृथ्वी है, ग्राफोस, ग्राफियन या ग्राफी का अर्थ वर्णन करना है। इन दोनों के मेल से ज्योग्राफी बना है, और ज्योग्राफी का तात्पर्य पृथ्वी का वर्णन करना। आगे बात हमने आगे देखते हैं। अब आता है भूगोल का जनक, या मान लो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। आगे बात में, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने या इस व्यक्ति ने किया था। अब आपसे पूछ ले भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक कहा जाता है हेकेटियस को। किसको कहा जाता है? हेकेटियस को। हेकेटियस को, हेकेटियस बोल दो या हिकेटियस बोल दो, एक ही बात है, हिकेटियस को। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले शब्द का प्रयोग इस इंसान ने किया, अर्थात इरेटोस्थेनीज ने किया, जबकि जनक इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों? शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था सबसे पहले, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग या भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जबकि भूगोल का जनक हेकेटियस या एक ही बात है हिकेटियस को कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसने जो भूगोल का वर्णन किया था ना, वो क्रमबद्ध नहीं था। कैसा नहीं था? क्रमबद्ध नहीं था। क्रमबद्ध कैसे मैं बताऊं? जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे को बनाया तो इसकी सबसे पहले इसने क्या बना दी? छत बना दी, फिर दीवारें बना दी, फिर नींव बनाई, फिर मान लो आंगन बनाए। तो इसका मतलब इसने क्रम से नहीं किया ना प्रयोग, या वर्णन जो भी किया वो क्रम से नहीं किया ना, इसलिए इसको ज्योग्राफी का पिता नहीं कहा जाता है। और इसको ज्योग्राफी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो भूगोल का वर्णन किया था ना, वो क्रमबद्ध किया था। इसने क्रमबद्ध नहीं किया था, और इसने जो ज्योग्राफी का मतलब वर्णन किया था ना, वो कैसा किया था? क्रमबद्ध किया। क्रमबद्ध कैसे? मतलब जैसे इसने सबसे पहले नींव बनाई, फिर दीवारें बनाई, आंगन बनाई, छत बनाई, ऐसे। तो इसका मतलब इसने क्रम से किया है। इसने क्रमबद्ध वर्णन करने के कारण ही हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता या ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस। और इसने वर्णन क्रमबद्ध नहीं किया था, इसलिए इसको मतलब ज्योग्राफी का पिता या ज्योग्राफी का जनक नहीं कहा जाता है। ये क्या रखना। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब आती है मतलब भूगोल की शाखाएं। आपके टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहले पाठ अध्याय 1 भूगोल की शाखाएं। देखो, भूगोल की वैसे अनेक शाखाएं हैं, भूगोल की वैसे अनेक शाखाएं हैं, लेकिन जो भूगोल की मुख्य शाखा है, जो भूगोल की मुख्य शाखा वो दो है। भूगोल की वैसे अनेक शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल की जो मुख्य शाखा है, या पूरे मुख्य शाखाएं कितनी है भूगोल की, तो भूगोल की मुख्य शाखाएं दो है। भूगोल की मुख्य शाखाएं कितनी है? दो है। आई बात समझ में? वैसे तो भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, लेकिन जो भूगोल की मुख्य शाखा है वो दो ही है। अब दो कौन कौन सी? देखो, एक तो है भौतिक भूगोल, एक तो कौन सी है? भौतिक भूगोल। एक है मानव भूगोल। एक कौन सी है? मानव भूगोल।
दो शाखाएं मुख्य हैं, पहली भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। अब देखो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की जो बुक्स है या जो मतलब किताब है वो 11th में चलती है, और मानव भूगोल की जो बुक्स है वो 12th में चलती है। 11th में चलती है भौतिक भूगोल, 12th में चलती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या, देखो धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल क्या, ज्ञान से समझना, जो हमारे बाहरी वातावरण है, बाहरी धरातल है, उस पर जो भी चीज विद्यमान है या जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है उसका अध्ययन करना। अर्थात धरातल पर जो भी चीजें विद्यमान है प्रकृति द्वारा प्रदत्त, उन चीजों का अध्ययन करना किस में सम्मिलित किया जाता है, भौतिक भूगोल में सम्मिलित किया जाता है, या उसे भौतिक भूगोल के विषय के अंतर्गत रखते हैं। और भौतिक भूगोल का जो जनक है वो पॉलीडोनियन को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जो जनक है वो पॉलीडोनियन को कहा जाता है। धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। आगे बात में अब देखो मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या, मानव व धरातल, मानव व धरातल दोनों के, मानव व धरातल दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सिर्फ धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें मानव और धरातल दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव व धरातल दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। आगे बात में, और जो मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। इसका जनक किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को। आगे बात सुनना, अब ध्यान से देखना बात। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ इसका। देखो, जब इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे मानव नहीं था, तब भी धरातल था। धरातल की सारी प्रक्रियाएं होती थी, धरातल की सारी प्रक्रियाएं होती थी। छोटे से उदाहरण से समझना। इसका मतलब यह है कि जब मानव इस पृथ्वी पर था ही नहीं, तब भी धरातल तो था ना। अर्थात इसका मतलब यह हो गया, धरातल है ना, वो मानव के बिना रह सकता है। धरातल मानव के बिना रह सकता है, लेकिन क्या मानव धरातल के बिना रह सकता है? नहीं। क्या मानव धरातल के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसीलिए मानव भूगोल में तो इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में तो इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में सिर्फ धरातल का ही अध्ययन किया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले भौतिक भूगोल क्या है, तो आप बता देना धरातल के अंतर संबंधों का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल का जनक है वो पॉलीडोनियन को कहा जाता है। और मानव व धरातल अर्थात दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। आगे बात सुन, आगे देखो। अब आपके 12th में जो बुक चलती है वो है मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। पहले पाठ का नाम है आपके मानव भूगोल, प्रकृति विशेषता। मानव भूगोल, प्रकृति और उसका विशेषता पढ़ेंगे। अब देखो, अब आपसे कोई पूछ ले, पहला ही प्रश्न ये आता है मानव भूगोल क्या है, तो आप सीधे बता देना मानव और धरातल, मानव प्लस धरातल दोनों के
अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जो जनक है, मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। जो फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं पुस्तक एक साथ बता दूंगा आपको। जो फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उस एंथ्रोपोजियोग्राफी में यही परिभाषा दे रखी है। वो क्या परिभाषा दे रखी है? मानव भूगोल के जो जनक है फ्रेडरिक रेटजेल, उसमें मानव भूगोल की क्या परिभाषा दे रखी है, यानी फ्रेडरिक रेटजेल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, पहले वो पता करो, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें जो मानव भूगोल की परिभाषा दे रखी है वो कौन सी है देखना। उसमें जो परिभाषा दे रखी है वो ये है कि मानव वे धरातल दोनों के संश्लेषित अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। तो यही परिभाषा है, अर्थात धरातल और मानव दोनों के अंतर संबंधों या दोनों के संश्लेषित अध्ययनों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। यह परिभाषा जो दे रखी है, यह परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें दे रखी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी की एक शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी। उस शिष्या का नाम यह था कुमारी एलेन सैम्पुल। कुमारी एलेन सैम्पुल, वापिस सुनना ध्यान से। इस रेटजेल की एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी एलेन सैम्पुल। कुमारी एलेन सैम्पुल, कुमारी एलेन सैम्पुल ने मानव भूगोल के बारे में भी परिभाषा दी है। ध्यान से सुनना, फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध शिष्या कुमारी एलेन सैम्पुल ने मानव भूगोल के बारे में भी परिभाषा दी है, या उसको परिभाषित किया है। वो परिभाषा क्या दी है देखना, ध्यान से सुनना। चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है, यानी उसके अनुसार यह है कि जो मानव है वो एक जगह स्थायी नहीं है, चंचल है, अर्थात कभी यहाँ कभी वहां, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, ऐसे। और अस्थायी पृथ्वी भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी भी स्थायी नहीं, कैसे? पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है नहीं है? तो बताओ, पृथ्वी एक जगह टिकी है क्या? नहीं टिकी है। इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, वो घूमती रहती है, इसका मतलब अस्थायी है। इन दोनों के परिवर्तनशील, दोनों ही परिवर्तनशील है नहीं है भाई। मानव भी एक जगह से दूसरे जगह, और पृथ्वी भी घूमती रहती है, चाहे अपने जगह पे घूमो, चाहे सूर्य चारों ओर घूमो। तो ये दोनों एक जगह फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। और इन दोनों के परिवर्तनशील अध्ययन को, दोनों परिवर्तनशील है, दोनों के परिवर्तनशील अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। अगली बात में आगे देखो। अब समझना आप ध्यान से बात को। क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे नई तकनीक आती है, नई चीज़ें आती रहती है, पुरानी चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। तो जो मानव भूगोल है उसमें मुख्यतः 3 परिभाषाएं या 3 विचारधाराएं सामने आती हैं। वैसे अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन आपकी बुक्स में 3 विचारधाराएं दे रखी है। आपकी बुक्स में कितनी विचारधाराएं दे रखी है? 3।
तो मानव भूगोल की विचारधाराएं देखो, मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो देखो आपकी बुक्स में मानव भूगोल की विचारधाराएं कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। आपकी बुक्स में मानव भूगोल की विचारधाराएं कितनी दे रखी है? 3। जो सबसे पहले विचारधारा आई थी वो नियतिवाद थी। जो सबसे पहले विचारधारा आई थी वो नियतिवाद थी। नियतिवाद के बाद जो विचारधारा आई थी वो थी संभववाद। वो कौन सी थी? संभववाद। और संभववाद के बाद जो विचारधारा आई थी वो थी नवनियतिवाद। सबसे पहले नियतिवाद विचारधारा, उसके बाद संभववाद विचारधारा और उसके बाद नवनियतिवाद विचारधारा। अगली बात में तो आपके पुस्तक में कितनी विचारधाराएं दे रखी है? 3 विचारधाराएं दे रखी है। 3 कौन कौन सी देखो। आपके विचार में सबसे पहले दे रखी है नियतिवाद। नियतिवाद ये विचारधारा सबसे पहले आई थी और इस नियतिवाद को ही निश्चयवाद कहा जाता है। इस नियतिवाद को ही निश्चयवाद कहा जाता है। अगली बात में दूसरी जो विचारधारा आई थी वो आई थी संभववाद। दूसरी जो विचारधारा आई थी वो कौन सी आई थी? संभववाद। जो तीसरी विचारधारा आई थी वो आई थी नवनियतिवाद। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। आप समझना इस बात को ध्यान से। नियतिवाद या निश्चयवाद एक ही बात है। दूसरी संभववाद, तीसरी नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। इसका ही नया रूप वो है। इसका ही नया रूप वो है। हमेशा याद रखना, नव का मतलब क्या होता है? नया। नव का मतलब क्या होता है? नया। और जैसे आप कहते हो 9 वर्ष, इसका मतलब नया वर्ष है। तो नव का मतलब नया होता है। इसकी नई विचारधारा वो है। अब ये तीनों विचारधाराएं देखो क्या है। तीनों विचारधाराएं सबसे पहले नियतिवाद। सबसे पहले नियतिवाद। नियतिवाद क्या देखो, जो इस विचारधारा के समर्थक है ना, जो इस विचारधारा के समर्थक है या इस विचारधारा को मानते हैं। जैसे समर्थक क्या होता है? जो जिसका समर्थन करता है, जो जिसका समर्थन करता है वो उसका समर्थक कहलाता है। जैसे आप किसी चीज का समर्थन कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके समर्थक हो गए। आप उसके क्या हो गए? समर्थक। तो इस विचारधारा के जो समर्थक है ना वो क्या कहते हैं या वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि मानव वही करता है। मानव वही करता है। मानव वही करता है जो उससे प्रकृति करवाती है। प्रकृति करवाती, मैं आपको समझा दूंगा ये है क्या। मानव वही करता है जो उसे प्रकृति करवाती है। प्रकृति की आज्ञा के बिना, प्रकृति की आज्ञा के बिना, प्रकृति की आज्ञा के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। मैं आगे लिखे तो बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। जैसे इसके समर्थक ये मानते हैं मानव वही करता है जो उससे प्रकृति करवाती है। प्रकृति की आज्ञा के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए क्या विचारधारा देखो, जो नियतिवाद है या निश्चयवाद है उसके जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि मानव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मानव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। क्या होता है? प्रकृति जो उससे करवाती है, प्रकृति जो उससे करवाती है वो वही करता है। वो वही करता है। तो इसका मतलब करवाती कौन है? प्रकृति करवाती है। करवाती कौन है? प्रकृति करवाती है। किससे करवाती है? मानव से। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रकृति है ना वो मानव पर नियंत्रण बनाए रखती है। प्रकृति है वो मानव पर नियंत्रण बनाए रखती है। और एक चीज हमेशा याद रखना इस चीज का, जो जिस पर नियंत्रण बनाए रखता है, जो जिस पर नियंत्रण बनाए रखता है वो हमेशा सर्वोपरि होता है। जो जिस पर नियंत्रण बनाए रखता है वो हमेशा ही सर्वोपरि होता है। तो अगली बात में तो इसका मतलब क्या हो गया? इस विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि जो प्रकृति है ना वो नियंत्रण बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? नियंत्रण।
और वो नियंत्रण किस पे बनाए रखती है? वो नियंत्रण मानव पर बनाए रखती है, वो नियंत्रण मानव पर बनाए रखती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति नियंत्रण इस पे बना के रखती है, मानव पे। और मैंने आपको भी बताया था जो जिस पे नियंत्रण बनाए रखता है, जैसे मान लो कोई चीज है जिस पे आप नियंत्रण बनाए रख रहे हो, तो आप किसी चीज पे अगर नियंत्रण बनाए रख रहे हो ना, तो आप बना के रखना तो आप सर्वोपरि हो, अर्थात जो जिस पे नियंत्रण बनाए रखता है वो सर्वोपरि होता है। आगे बात में तो प्रकृति किस पे नियंत्रण बनाए रखती है? मानव पे। तो इसका मतलब इस विचारधारा के समर्थक है ना, वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक है ना, वो किसको सर्वोपरि मानते हैं? प्रकृति को। तो अब ध्यान रखना, इस विचारधारा के समर्थक है ना, वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। प्रकृति को क्या मानते हैं? सर्वोपरि मानते हैं। प्रकृति को क्या मानते हैं? सर्वोपरि मानते हैं। आगे बात में तो इसमें सर्वोपरि कौन हो गया? प्रकृति। सर्वोपरि कौन हो गया? प्रकृति। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि नियतिवाद या निश्चयवाद में किसको सर्वोपरि माना गया है? प्रकृति को। प्रकृति किस पे नियंत्रण बनाए रखती है? मानव पर। प्रकृति किस पे नियंत्रण बनाए रखती है? मानव पे। अब इसके समर्थक मानते हैं, इसके समर्थन कौन कौन कर रहा है इस बात का? यहाँ पे समर्थक मतलब जो समर्थन कर कौन कर रहा है? तो इसका जो समर्थन करने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका समर्थन करने वाला है फ्रेडरिक नीत्शे। कौन करने वाला है? इसका जो समर्थन करने वाला है वो है फ्रेडरिक नीत्शे। तो इसका मतलब इसका समर्थक कौन हो गया? समर्थक हो गया फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे। आगे बात में इसका समर्थक हो गया फ्रेडरिक नीत्शे। आगे बात में और फ्रेडरिक नीत्शे की एक शिष्या थी, मैंने आपको बताया था। फ्रेडरिक नीत्शे की एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी एलेन सेम्पुल। कुमारी एलेन सेम्पुल। तो कुमारी एलेन सेम्पुल और फ्रेडरिक नीत्शे इसके समर्थक थे। अब ध्यान रखना एक चीज और, जो कुमारी एलेन सेम्पुल थी ना, वो नियतिवाद की ये निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। कट्टर का मतलब ये पूरी तरह इसका समर्थन करती थी, पूरी तरह इसका क्या करती थी? समर्थन करती थी। अब आपसे पूछ ले नियतिवाद के कोई एक या दो समर्थकों को नाम बताओ, तो आप बता देना। एक तो नीत्शे, एक कुमारी एलेन सेम्पुल, एक कुमारी एलेन सेम्पुल। अब देखो इसमें कुमारी एलेन सेम्पुल की एक पुस्तक है अमेरिका के भौगोलिक वातावरण, में बाद में बता दूंगा आपको, मैं भी ऐसे ही बता देता हूँ। इसकी एक पुस्तक है अमेरिका के भौगोलिक वातावरण। अमेरिका के भौगोलिक वातावरण, क्योंकि अमेरिका की निवासी थी। भौगोलिक वातावरण, अमेरिका के भौगोलिक वातावरण, अमेरिका के भौगोलिक वातावरण। आपसे पूछ ले कुमारी एलेन सेम्पुल की पुस्तक, तो अमेरिका के भौगोलिक वातावरण। ये कुमारी एलेन सेम्पुल क्या करती है? इस पुस्तक में इस विचारधारा से संबंधित, ध्यान से सुन लेना, कुमारी एलेन सेम्पुल इस पुस्तक में इस विचारधारा से संबंधित परिभाषा देती है, जिससे ये ज्ञात होता है या पता चलता है कि कुमारी एलेन सेम्पुल है ना, वो नियतिवाद या निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। वो नियतिवाद या निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। वो परिभाषा क्या देती है? वो ध्यान से सुनना। इसने दो परिभाषा दी थी। देखो, मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है, या दूसरी दी थी मानव प्रकृति की उपज है, मानव प्रकृति की उपज है। इसने दो परिभाषा दी थी। पहली ये दी थी मानव प्रकृति का दास है। तो दास किसका है? प्रकृति का। तो इसका मतलब प्रकृति मालिक हो गई, और जो मालिक होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है। दूसरा मानव प्रकृति की उपज है, यानी जो मानव उपज है ना, या मान लो मानव की उत्पत्ति है ना, एलेन सेम्पुल के अनुसार किसकी देन है? वो प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। आगे बात में तो इसने दो परिभाषा दी थी, मानव प्रकृति का दास है या मानव प्रकृति की उपज है। प्रश्न कैसे आ सकता है 12th में? मान लो 12th बेस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न ऐसा आ सकता है, नियतिवाद क्या है? स्पष्ट करो।
नियतिवाद के एक या दो समर्थकों के नाम बताओ। कुमारी एलन सैम्पुल के अनुसार नियतिवाद क्या है, या उसने क्या परिभाषित किया है, उसने क्या परिभाषा दी है, तो उसने ये दी है मानव प्रगति का दास है या मानव प्रगति की उपज है। तो अब आप ध्यान से समझ में आ गई आपको बात। अब आगे देखो, तो अब आपसे पूछ ले इसमें सर्वोपरि कौन है। इसमें दो तीन चीजें लिखनी पड़ेगी। तो इसमें सर्वोपरि है वो प्रकृति है। मैंने आपको बताया था कौन है सर्वोपरि, तो इसमें सर्वोपरि है प्रकृति। आगे बात, इसके पूछ ले समर्थक। तो इसके समर्थक अगर आपको एक दो पूछे तो एक तो बता देना, फ्रेडरिक रेडजेल, और एक बता देना कुमारी एलन सैम्पुल। ये है। आगे बात में अब दूसरी चीज आगे देखो, ये जो तीनों ही परिभाषा है ना, इसमें मानव और प्रकृति इन दोनों का ही कहीं ना कहीं जिक्र हो रखा है। कहीं ना कहीं मानव और प्रकृति इन दो चीजों का जिक्र हो रखा है, चाहे वो नियतिवाद हो, चाहे वो संभववाद हो, चाहे वो नियतिवाद, इन दो का जिक्र हो रखा। अब देखो संभववाद। संभववाद के जो समर्थक है ना वो ये क्या मानते हैं, जो संभववाद का समर्थक है वो क्या मानते हैं। देखो, संभववाद के समर्थक ये मानते हैं कि प्रकृति है ना मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करती है। प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करती है और मानव उसमें से अपने पसंद की या अपने जरूरत की चुनता है। ध्यान से सुनना वापिस, प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करती है और मानव उसमें से अपने पसंद की या अपने जरूरत की चुनता है। अगली बात में अभी आपको लिख देता हूं। देखो, समर्थक कौन हो गया इसका, एक तो समर्थक बता दूंगा। समर्थक हो गया विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास। अब इसमें इसने क्या परिभाषित किया है, क्या परिभाषा दी है, मान लो इसके संभववादी विचारधारा क्या कहते हैं कि प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करती है और मानव उसमें से अपने जरूरत या पसंद की चुनता है। संभववाद की विचारधारा के मान लो समर्थक है, एक समर्थक है जैसे विडाल डी लाप्लास। इसके समर्थक क्या मानते हैं कि इसके समर्थक ये मानते हैं प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करती है और मानव उसमें से अपने जरूरत या पसंद की चुनता है। कैसे, देखो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि जैसे आपके ड्रेस लेनी है, आप कोई मतलब कपड़े की दुकान पे जाते हो, तो जो कपड़े के दुकानदार है वो आपको 5, 7, 10 ड्रेसेस दिखाता है। अब क्या करते हो, आपको जो जिसकी जरूरत है वही उसमें से लोगे, या आपको जो ड्रेस पसंद आई है वही लोगे नहीं लोगे, आप वही लोगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो मानो अपने जरूरत की लेता है, जो जिसके जरूरत है या जिस चीज की जरूरत है वो लेता है, या उसके पसंद की लेता है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, प्रकृति क्या कर रही है, मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट कर रही है। जैसे मैं आपको प्रकृति को बता देता हूँ, 2 खेजड़ी है, एक तो सूखी है, एकदम सूखी है, और एक गीली खेजड़ी है। अब मान लो आपको जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो आपकी जरूरत किसकी है, जलाने के लिए लकड़ी की। तो इसके लिए बताओ सूखी लकड़ी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप उसको काटोगे या नहीं काटोगे, जबकि प्रकृति तो आपके सामने दोनों ही संभावनाएं दे रही है ना,
सूखी भी दे रही है और गीली भी दे रही है। आगे बात समझ में, तो आप इसमें से सूखी को ही काटोगे, नहीं काटोगे, सूखी को काटोगे ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रकृति तो मानव के सामने अनेक संभावनाएं प्रकट करती है, लेकिन उसमें से क्या करता है, मानव अपने पसंद की चुनता है या अपने जरूरत की चुनता है। या तो मानव अपने पसंद की चुनता है या मानव अपने जरूरत की चुनता है। और जो चुनता है या जो चीज मान लो मनुष्य मतलब अपनी पसंद की चुनता है या मान लो उसमें से अपना डिसीजन लेता है, जो चुनता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें चुनता कौन है, मानव चुनता है, तो इसमें मानव को सर्वोपरि माना गया है। इसमें किसको सर्वोपरि माना गया है, मानव को सर्वोपरि माना गया। किसको सर्वोपरि माना गया, मानव को सर्वोपरि माना गया। अगली बात सुनने, आगे देखो। तीसरी है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। ये विचारधारा लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास आई थी। ये विचारधारा कौन सी शताब्दी में आई थी, 20वीं शताब्दी में आई थी। इस विचारधारा का जो जनक है ना वो गिलफ्री टेलर है। इस विचारधारा का जो जनक है वो गिलफ्री टेलर है। आगे बात में ये विचारधारा क्या कहती है, ये विचारधारा देखो, इसमें मानव और प्रकृति दोनों को समान बताया गया है। इसमें मानव और प्रकृति दोनों को क्या बताया गया है, समान बताया गया कि न तो प्रकृति ऊंची है न मानव ऊंचा है, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों समान है। प्रकृति और मानव दोनों समान है, तो मानव प्रकृति का उतना ही दोन करे। बात को सुनना, मानव प्रकृति का उतना ही दोन करे जितना वो पुनः लौटा सके, जितना उस प्रकृति को पुनः लौटा सके। मानव प्रकृति का उतना ही दोन करे जितना वो इसे पुनः लौटा सके, ताकि प्रकृति का काल चक्र या काल क्रम सही ढंग से चल सके। ताकि प्रकृति का काल चक्र या काल क्रम सही ढंग से चल सके। अगली बात में तो मैं लिख देता हूं ये परिभाषा। इसमें मानव प्लस प्रकृति दोनों को समान बताया गया है, अर्थात दोनों इक्वल है, समान बताया गया है। मानव प्रकृति का उतना ही दोन करे, यहाँ लिख देता हूं, उतना ही दोन करे जितना वो पुनः प्रकृति को लौटा सके। मानव क्या करे, मानव प्रकृति का उतना ही दोन करे जितना वो पुनः प्रकृति को लौटा सके। अब पुनः प्रकृति को लौटा सके तो प्रकृति का क्या है, काल चक्र या कालक्रम है, मैं छोट लिख देता हूं, काल चक्र या कालक्रम है ना, वो सही ढंग से चल सके। सही ढंग से कैसे चल सके मैं बता दूं, ढंग से चल सके कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मान लो आपने एक पेड़ काटा है, एक पेड़ काटा है, तो अब बताओ आपने एक पेड़ काटा तो प्रकृति से एक पेड़ कम हो गया नहीं हो गया, हो गया। अगर इसी प्रकार मनुष्य पेड़ काटता रहा तो बताओ प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, प्रकृति का संतुलन 100% बिगड़ेगा, प्रकृति का संतुलन 100% बिगड़ेगा। तो ये विचारधारा या ये समर्थक क्या कहते हैं, ये समर्थक ये कहते हैं जैसे आपने एक पेड़ काट दिया, आपने एक पेड़ काट दिया तो आपने एक पेड़ काटा तो एक पेड़ पुनः लगा दो, एक पेड़ पुनः लगा दो, ताकि प्रकृति का काल चक्र है या काल क्रम में वो सही ढंग से चल सके, अर्थात प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा, इससे प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अगली बात में एक इसमें गिलफ्री टेलर ने इसी में विचारधारा दी थी, वो ध्यान रखना, इसी में दी थी वो, रुको और जाओ, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो,
स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। तो रुको और जाओ है ना, वो परिभाषा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं, रुको और जाओ का संबंध किस विचारधारा से है? तो रुको और जाओ का संबंध नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। या आपसे ऐसे पूछ लें 20वीं शताब्दी में कौन सी विचारधारा आई थी? तो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद आई थी। तो इसमें अब आपसे इन तीनों में से पूछ ले, सबसे प्राचीनतम विचारधारा, उसके बाद की ये, और सबसे नवीनतम विचारधारा ये है। सबसे नवीनतम विचारधारा ये है। अगली बात में तो रुको और जाओ का संबंध स्टॉप एंड गो, इसका संबंध है वो नवनियतिवाद नवनिश्चयवाद से है, और ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक चीज और बताना, देखो इसमें क्या है, मानव और प्रकृति दोनों समान बताया गया। मानव प्लस प्रकृति दोनों को क्या बताया गया? समान बताया गया। दोनों क्या बताया गया? समान। ना तो प्रकृति ऊंची है ना मानव ऊंचा, दोनों समान है। जबकि अब इधर देखना एक बार आप ध्यान से, नियतिवाद या निश्चयवाद, इसमें तो बताया गया प्रकृति को ऊंचा या प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। भाई प्रकृति नियंत्रण बनाए रखती है मानव पे, तो इसमें प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। जबकि दूसरी विचारधारा थी संभववाद, उसमें किसको बताया गया? सर्वोपरि मानव को बताया गया है कि भाई मानव सर्वोपरि है, क्योंकि मानव अपने पसंद या अपनी जरूरत की चुनता है। तीसरी आती है नवनियतिवाद, ओवलिक नवनिश्चयवाद। ये की बात है, नियतिवाद बोल दो चाहे निश्चयवाद बोल दो, नवनिश्चयवाद। इसमें किसको बताया गया? इसमें किसी को सर्वोपरि नहीं बताया गया। इसमें मानव और प्रकृति दोनों को समान बताया गया। दोनों को क्या बताया गया? समान बताया गया। इसमें ये कहा गया न तो मानव ऊंचा है न प्रकृति ऊंची है, अर्थात दोनों इक्वल है, अर्थात दोनों समान है। आगे देखो, आगे इसमें पुस्तकें आती है। इसमें कुछ पुस्तकें दे रखी है, उस पुस्तकों का लेखक देख लो। अब देखो, यानी उसका लेखक कौन है या राइटर कौन है और उसकी पुस्तक कौन सी है, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। अगली बात में तो सबसे पहले आता है इरेटोस्थनीज, जिसने ज्योग्राफी शब्द का या भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात में तो इसकी जो पुस्तक है प्रसिद्ध वो है ज्योग्राफिया। इसकी प्रसिद्ध कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफिया। अब आपसे पूछ ले ज्योग्राफिया के लेखक है, तो ज्योग्राफिया के लेखक इरेटोस्थनीज है, या इरेटोस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफिया। दूसरा आपने पढ़ा था भूगोल का जनक हिकेटियस या हेकेटियस। जो हिकेटियस या हेकेटियस है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जस पेरिडाइस। अगली बात सुनना, कहीं पैराडाइस भी दे रखा है लेकिन दोनों सही, जस पेरिडाइस। उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक रेडजेल। इसकी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है 11वां, फ्रेडरिक रेडजेल। जो फ्रेडरिक रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये पूछ सकते हैं, पूछेंगे तो पूछ ले। फ्रेडरिक रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तो वो एंथ्रोपोज्योग्राफी है। एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक है तो फ्रेडरिक रेडजेल है। इसके बाद आती है कुमारी एलेन सेनपुर। अगर पूछ ले इसके लेखक कौन है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अमेरिका के
भौगोलिक वातावरण, ये अमेरिका का भौगोलिक वातावरण। तो कुमार इलेन सैंपल की पुस्तक कौन सी है? अमेरिका के भौगोलिक वातावरण, या अमेरिका के भौगोलिक वातावरण के लेखक के है तो कुमार इलेन सैंपल इसकी लेखक है। आगे देखो, और आपसे पूछ ले कि विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो विडाल डी लाप्लास की प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत। अगली बात में एक और था ग्रिफिथ टेलर। अब आपसे पूछ ले ग्रिफिथ टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो जो ग्रिफिथ टेलर है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है 20वीं शताब्दी का भूगोल, 20वीं शताब्दी का भूगोल, 20वीं शताब्दी का भूगोल। अगली बात में तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो ये है, ज्यादा चांस इस पुस्तक का पूछने का है। अगली बात सुनने तो आपसे पूछ ले कि ग्रिफिथ टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? 20वीं शताब्दी का भूगोल, या 20वीं शताब्दी का भूगोल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ग्रिफिथ टेलर की। विडाल डी लाप्लास की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक कौन है? विडाल डी लाप्लास। इरेटोस्थेनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया के लेखक कौन है? इरेटोस्थेनीज। हिकेटियस है, हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जस पेरिडाइस है, जस पेरिडाइस के लेखक है हिकेटियस। फ्रेडरिक रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोज्योग्राफी, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ये एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक है फ्रेडरिक रेडजेल। कुमार इलेन सैंपल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अमेरिका के भौगोलिक वातावरण, अमेरिका के भौगोलिक वातावरण के लेखक कौन है? कुमार इलेन सैंपल। अब देखो, आप ध्यान से एक बात बदलेगा ना, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा था मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, ठीक है। और मानव भूगोल की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था इसका जनक रेडजेल है, फ्रेडरिक रेडजेल। अगली बात में उसके बाद हमने मानव भूगोल की तीनों विचारधाराएं पढ़ी थी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पुस्तकें। अब इसके बाद आती है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।